मॉर्निंग, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं दीपिका यादव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो आज संजय लेख से आपको दिखाने जा रहे हैं देश और दुनिया की हर खबर। और कल एग्जिट पोल जब सामने आया तो ऐसे में कई विपक्ष के नेता जो हैं वो हैरान भी हैं और इस एग्जिट पोल को स्वीकार भी नहीं रहे। बिल्कुल, हालांकि ये एग्जिट पोल है, 4 जून का इंतजार तो करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल में क्या कुछ खास है और टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो 2024 का लोकसभा चुनाव कल खत्म हो गया है। अब सबको इंतजार है नतीजों का, यानी 4 जून का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके पहले टाइम्स नाउ नव भारत सहित देश में कुल 14 एग्जिट पोल ने बीजेपी की धमाकेदार वापसी की बात कही है। जी हाँ, जितने भी एग्जिट पोल है उसमें साफ तौर पर, खास तौर पर हिंदी बेल्ट की अगर बात करें तो हिंदी बेल्ट के सभी राज्य में एनडीए जबरदस्त बढ़त बनाए हुए थी। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। 2014 2019 की तरह यूपी पूरी तरह से भगवा में दिख रहा है। गुजरात उत्तराखंड में बीजेपी फिर क्लीन स्वीप कर सकती है। एमपी हिमाचल में भी बीजेपी का 100% जीत संभव है। 7वें चरण के चुनाव की पूर्णाहुति के बाद एग्जिट पोल का पिटारा खुला। प्रचंड जीत के साथ मोदी सरकार की वापसी का इशारा मिल गया। टाइम्स नाउ नव भारत ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 315 सीटें और एनडीए को 358 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 152 सीटें और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें आ सकती हैं। तो एग्जिट पोल का फाइनल आंकड़ा आ चुका है। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, एनडीए को कुल मिलाकर के 358 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को अकेले 315 सीटें जीतने की संभावना है। 303 से पिछली बार के, इस बार 315। आंकड़ा कहता है कि इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिल सकती हैं। अकेले कांग्रेस को 152 में से 64 सीटें पूरे देश में मिल सकती है और अन्य के खाते में 33 सीटें। मीडिया में हुए 14 एग्जिट पोल में एनडीए को अधिकतम 401 सीटें और न्यूनतम 281 सीटों का अनुमान जताया गया है, जबकि इंडी गठबंधन को अधिकतम 201 और न्यूनतम 123 सीटों का अनुमान जताया गया है। जबकि पोल्स ऑफ पोल यानी सारे एग्जिट पोल के औसत में एनडीए को 360 और इंडी गठबंधन को 146 सीटों का अनुमान है। अन्य को 37 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल में हिंदी पट्टी के राज्य यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, 4 जून के नतीजे पर सट्टा बाजार की अगर बात करें तो एग्जिट पोल पर सट्टा बाजार ने भी मोहर लगाई है। बिल्कुल, राजस्थान के फलौदी के सट्टा बाजार का आंकलन जो है वो काफी हद तक सही माना जाता है। तो यहाँ पर जो फलौदी की तरफ से, मतलब राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का कहना है कि 500 साल तक यहाँ का आंकलन जो है वो अभी तक सही रहा है। एनडीए को 355 सीट, बीजेपी को 312 से 315, कांग्रेस को 60 से 70 सीट की बात जो है इस सट्टा बाजार में देखने को मिल रही है। देश के 10 में से 6 सट्टा बाजार जो है बीजेपी को बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एग्जिट पोल भी जो है वो एनडीए को बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है। और सट्टा बाजार की बात करें, यहाँ भी 10 में से 6 सट्टा बाजार जो है वो बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को। तो राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन जो है वो काफी सटीक माना जाता है और ये भी यही कह रहा है कि एनडीए को बहुमत मिलती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली और गुजरात के सट्टा बाजार में 4 जून के चुनावी नतीजों को लेकर हवा का रुख जो है वो भी सामने हो चुका है। इंडी गठबंधन को ये चौंकाने वाला है। और देखिए आपको बता दें, साउथ सट्टा बाजार साउथ क्या कहता है। दक्षिण का सट्टा बाजार ने भी यही कहा है कि बीजेपी 290 और हैदराबाद सट्टा बाजार ये कहता है कि बीजेपी को 290 सीट मिलेगी। तो आपको बता दें, दिल्ली का सट्टा बाजार बता रहा है बीजेपी 303 से लेकर 306 सीट मिलेगी और कांग्रेस को 63 से 65 सीट जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं गुजरात के सट्टा बाजार की बात कर ले तो बीजेपी 301 से 303 सीट और कांग्रेस 63 से 65 सीट।
तो मीडिया के जो सारे एग्जिट पोल हैं और देश के ज्यादातर सट्टा बाजार जो है वो एनडीए को बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी फिर से सरकार जो है वो रिपीट होने वाली है। लेकिन इंडी गठबंधन अलग राग जो है वो अलाप रहा है। जहां इंडी गठबंधन के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस दिन 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा उसमें इंडी गठबंधन की ही सरकार बनती हुई नजर आएगी। और साथ ही एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि मोदी सरकार एक बार फिर से बनी तो मैं अपना सिर मुंडवा दूंगा। कौन है ये नेता और पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। 4 जून के चुनावी नतीजों को लेकर देश भर में हुए एग्जिट पोल ने एक सुर में भविष्यवाणी कर दी, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन इंडी गठबंधन को ये भविष्यवाणी पच नहीं रही। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया। राहुल गांधी जी तो अपना जैसे ये चुनाव के नतीजे आएंगे वो तो कहीं जहां पे भी जाना होगा, थाईलैंड या स्पेन या वहां चले जाएंगे और फिर तो वहां तो पारिवारिक कंट्रोल है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, तो उसका कह देंगे। खारगे जी ने दिया था एस्टिमेट, अब खारगे जी पे जिम्मेवारी होगी। मोदी जी की डंका देश में फिर एक बार बज चुकी है। बहुत एक प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी देश में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम मोदी का डंका फिर से बज चुका है। तो केजरीवाल बोले 4 जून को इंडिया गठबंधन बना रहा सरकार। गठबंधन को 295 से ज्यादा और बीजेपी को 220 से कम सीटें मिलेंगी। केजरीवाल से एक कदम आगे बढ़कर नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती कह बैठे, मोदी तीसरी बार पीएम बने तो अपना सिर मुंडवा लूंगा। मोदी जी का एग्जिट पोल है, जनता का एग्जिट पोल में बिहार में कम से कम हम 25 सीट आएंगे और पूरे देश में 295। एग्जिट पोल को अवैज्ञानिक ठहराते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हमें मालूम है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो चुनाव की शुरुआत तक कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा, राम की चौखट पर चले जाते तो इतनी दुर्गति नहीं होती। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान पर बीजेपी कह रही है, अब की बार 400 पार का नारा देश की आवाम ने ही बीजेपी को दिया था। तो विपक्ष ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि असली नतीजे 4 जून को आएंगे। और 4 जून को वोट्स की काउंटिंग हो उससे पहले इंडी गठबंधन के जो नेता है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करने वाले हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात जो है इंडी गठबंधन के नेता रखने वाले हैं। दरअसल सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए, ये इंडी अलायंस की मांग है जो चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। हर राउंड की गिनती के बाद नो ऑब्जेक्शन जो है वो लिया जाए, नो ऑब्जेक्शन मिलने के बाद ही आगे की गिनती हो। तमाम ये मुद्दे हैं जो 4 जून के दिन नतीजों वाले दिन जो है ये तमाम मांगे जो है इंडिया अलायंस के नेता जो है चुनाव आयोग के सामने रखने वाले हैं। दरअसल चुनाव की गिनती को फेयर कराने के लिए इंडिया अलायंस के नेता चुनाव आयोग के सामने अपनी ये अहम मांग रखने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, दरअसल चुनाव की गिनती को फेयर कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसमें से सबसे बड़ी मांग पोस्टल बैलेट की गिनती है। तो वहीं दूसरी मांग हर एक राउंड की गिनती के बाद नो ऑब्जेक्शन लेने से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसको लेकर के इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। सुपरहिट बुलेटिन में बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो आपको बता दें तिहाड़ जेल में आज सीएम केजरीवाल जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। जेल प्रशासन की तरफ से सरेंडर को लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जहां जेल प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी, सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला आएगा। जेल से पहले राजघाट, हनुमान मंदिर, पार्टी दफ्तर भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। जेल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सरेंडर करवाने की। सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद आज तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सरेंडर करने वाले हैं। अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को जो है वो फैसला आना है। जेल से पहले बताया जा रहा है सरेंडर करने से पहले राजघाट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और पार्टी दफ्तर भी जाएंगे। पुणे से जहां पर पहुंचे कांड में नाबालिग आरोपी की जो मां है, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उसकी गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, ब्लड सैंपल में हेरफेर को लेकर गिरफ्तारी हुई थी।
आरोपी की मां की, और गिरफ्तारी से पहले मां बेटे से आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी हुआ था। मां के ब्लड सैंपल से आरोपी का ब्लड सैंपल जो है वो बदला गया था, ये आरोप लगे हैं। पुणे में पोर्ट कांड में आज कोर्ट में नाबालिग आरोपी की मां की पेशी की जाएगी। कल आरोपी की मां को गिरफ्तार किया गया था। पहले आरोपी के सामने बिठाकर मां से पूछताछ हुई थी। ये गिरफ्तारी दरअसल ब्लड के सैंपल में हुई हेरफेर की वजह से की गई है। इस वक्त झेल रहे हैं और लोगों की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ रही है इस हीट वेव के कारण। मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ी इलाके तक बात करें तो आग का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक कहां कहां आग लगी है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, देश के कई हिस्सों से आग की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कई राज्यों में पारा बढ़ने की वजह से आग लगने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। बीच सड़क पर कार धू धू कर जल रही है। कार से भयंकर लपटें उठ रही हैं। काले धुएं का गुबार उठ रहा है। गाड़ी में आग इतनी भयानक लगी है कि धुएं से पूरा हाईवे भर गया है। चलती गाड़ी में लगी आग की तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई हैं, जहां द्वारका एक्सप्रेस वे पर रेनॉल्ट कीगर गाड़ी आग का गोला बन गई। कार से जैसे ही धुआं निकला तो कार सवार ने गाड़ी को साइड कर कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके कुछ ही मिनटों में कार धधकने लगी। हाईवे पर आग का गोला बनी कार को देख हर कोई सहम गया। जिसने भी खौफनाक मंजर को देखा वो बुरी तरह से कांप उठा। कार में लग रही अचानक आग की वजह से दूसरे कार सवार लोगों के मन में भी खौफ पैदा हो गया। काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। कार में आग लगने की सूचना पर जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान माल की हानि नहीं हुई। फिलहाल कार में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आग की दूसरी घटना मसूरी देहरादून मार्ग से सामने आई, जहां एक मैगी पॉइंट पर एक रेस्टोरेंट में 3 घरेलू सिलेंडर फटने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पास में रखे 2 गैस सिलेंडर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। आग के बाद आप इमारत से उठ रहे काले धुएं के गुबार को देखिए। आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया है। आनन फानन में बगल के होटल को भी खाली कराया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। दमकल विभाग को तुरंत आग की जानकारी दी गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धुएं का विशालकाय गुबार उठ रहा है। काफी दूर से ही काला धुआं उठता हुआ दिख रहा है। आग की तीसरी खबर गुजरात के मेहसाणा जिले से सामने आई है, जहां एक स्क्रैप गोदाम में आग लगने से लाखों का स्क्रैप खाक हो गया। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों में भागम भाग मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बड़ी तेजी से पूरे गोदाम में फैल गई, जिसके बाद उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया। हादसे की सूचना फायर फाइटर्स की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम के अंदर रखा सभी सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गोदाम के अंदर लोग मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग की चौथी घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखी गई। यहाँ भी वाहनों के एक स्क्रैप स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने अपनी आगोश में कितने वाहनों और कितने बड़े इलाके को ले लिया था। कई स्क्रैप वाहन आग की चपेट में आ गए और पूरा स्क्रैप स्टोर जलकर खाक हो गया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग सका है। चुभती जलती गर्मी मैदानी इलाके के लोगों को जो है वो परेशान कर रही है, और सुबह सुबह ही ये जो सूर्य देवता है उनकी किरणें हमें परेशान करने लगती है। लेकिन जून का महीना शुरू होते ही पहाड़ी क्षेत्रों में दीपिका मौसम बदलने लगा। तो हम भी चले। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए उत्तराखंड के चमोली की जो ऊपरी इलाकों की तस्वीरें सामने आई है, उसे देख करके तो हमारा भी मन हो रहा है कि हम भी जरा बर्फबारी का आनंद उठा लें, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। मोटी मोटी बर्फ की चादर वहां पर बिछी हुई नजर आ रही है। गर्मी का मौसम है, लेकिन ये ठंडी तस्वीर जरूर देखिए। जोरदार बर्फबारी हो रही है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ की कई फीट मोटी चादर की तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब की हैं।
सब कुछ चांदी की चादर में ढका हुआ है। हर तरफ नजारा ऐसा है जैसे जून नहीं दिसंबर का महीना हो। हेमकुंड साहिब में मेहरबान कुदरत के इस अद्भुत नजारे को जिसने भी देखा सिर्फ देखता रह गया। जून के महीने में हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पहले से ही बर्फ जमी है। शनिवार को करीब 1 घंटे तक बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब के साथ ही आसपास की चोटियां भी बर्फ से सफेद हो गई हैं। करीब 4 इंच तक ताज़ी बर्फ जम गई है। मौसम खराब होने से यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया है। तापमान -1 तक पहुँच गया है और अधिकतम तापमान 8 डिग्री है। कड़ाके की ठंड से श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले गए हैं, जिसके बाद पहले हफ्ते में हर दिन 2000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन भयंकर बर्फबारी के बाद प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या को कम कर दिया है। पाटलिपुत्र सीट है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती यहाँ पर रामगोपाल यादव को चुनौती देती हुई नजर आई। एग्जिट पोल के नतीजे आने जैसे ही शुरू हुए, दरअसल इस सीट से रामकृपाल यादव को लेकर कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जो आपको भी चौंका देगी। देखिए जरा। ये वीडियो पटना मसौढ़ी हाईवे का है, जहां पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर हमले के बाद हंगामा मच गया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक तनेरी इलाके में रामकृपाल यादव की गाड़ी पर फायरिंग की गई। हमले में वो बाल बाल बचे। माननीय जो रामकृपाल यादव जी उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के आधार पर जो है हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में आज मतदान के बाद रामकृपाल यादव अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। बीजेपी ने हमले के पीछे सियासी साजिश का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि पाटलिपुत्र सांसद और भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर गोलीबारी विपक्ष की गहरी हताशा को दर्शाती है। योजित तरीके से जो हमला किया गया है, लाठियों से हमला किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता घायल हुए हैं, सर फटा है और रामकृपाल यादव जी पर गोलियां भी चलाई गई है। आज चुनाव के दिन लोकतंत्र के महापर्व के आखिरी चरण में, 7वें चरण में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं और रामकृपाल यादव जी पर ये जो जानलेवा हमला हुआ है, यह बहुत ही अफसोसजनक है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर रामकृपाल यादव की टक्कर लालू यादव की बेटी मीसा भारती से है। रामकृपाल इससे पहले 2 बार मीसा को चुनावी मात दे चुके हैं। रामकृपाल पर हमले को लेकर चिराग पासवान ने आरजेडी को घेरा। कहा, एग्जिट पोल के नतीजे देखकर ही विपक्ष बौखला रहा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है।